अस्सलाम वालेकुम जी। कोशिश किया करें कि 9 बजे तक सब के सब जो है वो ऑनलाइन हो जाया करें, ताकि लेक्चर जो है वो हम लोग इन टाइम जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो अटेंडेंस जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। बाकी आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कौन कौन सी है और किस मेमोरी का क्या वर्किंग प्रोसीजर है, या आप ये कह सकते हो कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क करती है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपका इसी टॉपिक पे है। और उसके साथ ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज टेबल की जो कमांड है इसके ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इस वक्त। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। ओके, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी is any physical device capable of storing information temporarily, like RAM, random access memory, or permanently, like ROM, read-only memory, or read-only memory. Memory devices utilize integrated circuit IC and are used by operating system, software, hardware. वो कहता है जी कि आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बेसिकली फिजिकली जो दो है मेन, एक हमारी है रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसी के साथ इनका काम क्या होता है कि ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे मेमोरी की टाइप्स बताई हैं। मेन मेमोरी जिसमें रैम एंड रोम है, कैशे मेमोरी जो कि आपके मदरबोर्ड पे होती है, वर्चुअल मेमोरी ये हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो जनरेट करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी वो तमाम की तमाम जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है। Memory can be either volatile and non-volatile memory. Volatile memory is memory that loses its content when the computer or hardware device lose power. यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा, ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो उस मेमोरी से रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा, जाया कर देगा। कंप्यूटर रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि जो हमारी रैम है उसको मैंने पहले भी आपको बताया कि रैम जो है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, इसलिए जैसे ही आपका सिस्टम ऑन ऑफ होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इट इज वाई इफ योर कंप्यूटर फ्रीज और रिबूट व्हेन वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम you lose anything that isn't been saved। यानी अगर तो आपने कोई डाटा सेव नहीं किया था और वो डाटा आपका रैम के ऊपर है, तो वो सारे का सारा क्या हो गया है, लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? इन द फॉर्म ऑफ अगर आपका कंप्यूटर हाल्ट हो चुका है, या इन द फॉर्म ऑफ अगर आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हुआ है। दोनों कंडीशन में अभी आप लोगों ने डाटा सेव नहीं किया। जैसे वो डाटा सेव नहीं हुआ, अभी वो उसमें था वॉलेटाइल में, तो वो क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर से खत्म हो गया। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, समटाइम्स एब्रिविएशन NVR RAM, इज मेमोरी दैट कीप इट्स कंटेंट इवन द पावर इज लॉस। वो कहता है कि नॉन वॉलेटाइल ऐसी मेमोरी है जिसमें बेशक आपकी पावर भी खत्म हो जाए तो वो डेटा जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो मौजूद रहता है। इसकी एग्जांपल EPROM है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आप इसको दूसरे लफ्जों में बायोस भी कह सकते हो। बायोस में तमाम आपके हार्डवेयर की तमाम जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है वो बूटिंग प्रोसेस में चला जाता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है
तो वो आपका शट डाउन प्रोसेसर में चला जाता है और दोनों कंडीशंस में आपके कंप्यूटर का जो डेटा है वो मौजूद रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो डेटा जो है वो वहां से रिमूव हो जाए। यहां तक किसी को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी को ही हम लोग जो है वो प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक आपकी रैम है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है और दूसरी तरफ आपका रोम है। रोम को दूसरे लफ्जों में हम लोग बायोस भी बोलते हैं या रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए मैंने बोर्ड से एक कंप्यूटर की बायोस, इसी को हम लोग रोम भी कहते हैं और इसी को हम लोग बायोस भी बोलते हैं। रैम की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है एस रैम और दूसरी है डी रैम। एस रैम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम जो है वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इन दोनों की आगे मजीद दो किस्में हैं। जो दोनों आपकी किस्में हैं उनमें आपको सिम भी मिलेगा और डिम भी मिलेगा। सिम जो है वो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी उसमें क्या होगा कि चिप की एक तरफ डाटा जो है वो आपकी जो सर्किट है ये लगे हुए होंगे और दूसरी तरफ नहीं होंगे। डबल के अंदर यानी ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में क्या होगा कि दोनों तरफ ये जो आपको सर्किट नजर आ रहे हैं ये इस चिप के दोनों तरफ होंगे। सिम की कंडीशन में एक तरफ होंगे, डिम की कंडीशन में दोनों तरफ जो है वो आपको ये मॉड्यूल के सर्किट जो है वो मिलेंगे। और ये मार्केट में हमें जो इस वक्त अवेलेबल है वो एसडीआर में भी अवेलेबल है और डीडीआर में भी अवेलेबल है। यानी मार्केट में अगर आप जाते हो तो वो आपके सिस्टम के हिसाब से आपके सिस्टम में लैपटॉप में रैम को जो है वो लगाते हैं। ये फिजिकली मेमोरी है और ये चिप की फॉर्म में मिलती है। इसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अब वो दोनों कंडीशन में है, अगर तो आपके सिस्टम में एसडीआर सपोर्टेड है तो वो एसडीआर लगाएंगे, अगर आपके सिस्टम में डीडीआर सपोर्टेड है तो वो डीडीआर को जो है वो आपके सिस्टम के अंदर फिजिकली चिप को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर जो रैम आपकी आई हुई है वो DDR4 जो है वो आया है। यानी ये आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी को आप या ये भी कह सकते हो न्यू जो चिप इस वक्त मार्केट में मिल रही है वो DDR4 जो है वो मार्केट में आपको मिल रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया था एस रैम और डी रैम, ये बेसिकली करती क्या है। सबसे पहले है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इज फिजिकली used by the data or program code needed by a computer processor functions। वो कहता है कि जो डी रैम है ये आपको सेमीकंडक्टर फॉर्म में मिलती है और इसके अंदर भी डेटा को स्टोर करने के और प्रोसेसर के साथ तमाम कम्युनिकेशन करने की तमाम फंक्शन जो है उसमें मौजूद है। नेक्स्ट है हमारी एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी retains data bits in its memory for as long as power is supplied to it, unlike DRAM which store bit in cells consist of a capacitor and a transistors। वो कहता है कि ये जो SRAM है ये हमारी ट्रांसिस्टर और कैपेसिटर के बिहाफ पे जो है वो बनी हुई है और इसके अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स में आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है। SRAM does not have to periodically refreshed। SRAM को हम रिफ्रेश नहीं कर सकते जबकि DRAM को हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं और उसमें जब जब चाहे हम डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिकली लिख सकते हैं। डबल डाटा रेट DDR जो आपकी SDR रैम है उसमें इज SD रैम दैट कैन theoretically improve memory clock speed to at least 200 megahertz। ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो DDR S रैम है और DR D रैम है ये दोनों रैम्स जो है ये सर्वर्स जो हमारे सिस्टम्स होते हैं बड़े लेवल के हाई लेवल के ये वहां पे इंस्टॉल की जाती है। ये आम नॉर्मल जो सिस्टम्स हैं उनमें ये इंस्टॉल नहीं की जाती, उनमें नहीं लगाई जाती। ये सर्वर मशीन्स स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि नेटवर्क इन्वायरमेंट में इंस्टॉल की जाती हैं
ये दोनों रैम्स जो है वहां पे लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, ये जो रैम्स हैं आजकल जो डिम मॉड्यूल्स हैं, इनमें सिम और डिम दोनों मॉड्यूल्स पाए जाते हैं और ये दोनों मॉड्यूल ही आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपके सिस्टम्स के अंदर बआसानी जो है वो फिजिकली कनेक्ट किए जाते हैं। Double data rate for synonymous dynamic RAM DDR4 RAM is a type of DRAM that has highly bandwidth interface and is the successor to its previous DDR2 and DDR3 variants। वो कहता है कि DDR4 जो है वो is better than बैंडविड्थ है बानिस्बत DDR2 के एंड DDR4 से, यानी DDR4 मोर देन फास्टर देन DDR2 एंड DDR3। DDR4 RAM allow to low voltage requirement and higher module density. It is coupled with higher data rate, transfer speed and allow for dual inline memory module DIMM up to 64 GB। यानी DDR4 के अंदर आपको 64 बिट या जीबी तक जो है इस वक्त मॉड्यूल्स जो है वो अवेलेबल है। इससे पहले DDR3 में आपको 32 बिट 16 GB 32 GB या 8 GB के मॉड्यूल मिलते थे। DDR2 में आपको 8 GB 4 GB 2 GB के मॉड्यूल मिलते थे। इसी तरह DDR1 की बात करें तो उसमें 1 GB 2 GB और 4 GB तक का जो मॉड्यूल हमें मार्केट से बआसानी मिल जाता था। तो DDR4 एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्लस ये 64 GB तक का मॉड्यूल जो है वो आपको मार्केट से बआसानी जो है वो मिल जाता है। इसके बाद है जी रैम बस डायनामिक रैम DRD रैम। ये मैंने आपको पहले बताया कि DRD रैम और DDRS रैम जो है ये दो रैम्स ऐसी हैं जो कि आपके जो मेन फ्रेम्स हैं, आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं, आपके जो सर्वर्स मशीन्स हैं, इनके ऊपर या गेमिंग सिस्टम जो है ज़ियोन के जो सिस्टम है इनके ऊपर हम इनको फिजिकली लगाते हैं। इनकी स्पीड बाकी तमाम रैम से बहुत कई गुना ज़्यादा जो है वो फास्टर होती है। इस मेमोरी सब सिस्टम दैट promised to transfer up to 1.6 billion bytes per second. The subsystem consists of RAM and RAM controller, the bus that connect RAM to the microprocessor and devices in the computer that use it। वो कहता है कि इसको आप इसकी एक तो स्पीड है देखिए 1.6 बिलियन बाइट्स पर सेकंड में ये ट्रांसफर करता है और ये तमाम जो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है, उनको प्रॉपर तरीके से आपके डेटे को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल आप इसको कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसकी वर्किंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी किसी स्टूडेंट को रैम, एस रैम, डी रैम, DDR रैम और RD रैम या SRD रैम में कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। मेन इनमें दोनों में ये डिफरेंस है कि एक जो रैम है वो आपकी कैपेसिटर की बनी हुई है और दूसरी रैम जो है वो आपकी IC की बनी हुई है। आजकल क्योंकि जो डी रैम है ज्यादातर इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, DDR1 है, DDR2, तो ये सारी ICs की बनी हुई है। जो एस रैम है वो कैपेसिटर्स की बनी हुई थी, इसलिए उनकी जो स्पीड थी वो भी कम थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोम बायोस, रीड ओनली मेमोरी और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसकी तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है EPROM, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड वन है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी EEPROM। ये तीन डिफरेंट रोम है, इनकी डिफरेंट वर्किंग है, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपके पास घर की अगर एग्जांपल है तो ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है, वॉशिंग मशीन है, इसी तरह डिजिटल आपकी सिलाई मशीन है। अगर हम लिफ्टिंग की बात करें तो हर जगह पे कंप्यूटर्स के अलावा भी इन रोम्स को जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल
वो कहता है कि सबसे पहले तो रोम जो आपका है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी इसमें जो भी डेटा है, चाहे आपकी लाइट आती है, चाहे लाइट जाती है, चाहे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है, चाहे आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता, ये दोनों कंडीशन में डेटा परमानेंटली आपके रोम के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। परमानेंट डेटा दैट नॉर्मली कैन only be read and not write to ROM contain the programming that enables a computer to start up or generate each time it is turned on। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा, इसके ऊपर जितनी भी बायोस की सेटिंग होगी वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपके बूटिंग प्रोसेस को देगी और आपका सिस्टम जो है वो बूट हो जाएगा और इसका डाटा जो है वो जाया नहीं होगा। सबसे पहले है जी पी रोम इज रोम दैट कंटेन टू मॉडिफाई वंस बाय यूजर। एक ही दफा इसको यूजर जो है वो मॉडिफाई कर सकता है। इट इनेबल यूजर टू tailor a microcode program using a special machine called PROM programmer। एक मशीन है जी PROM programmer जिसके बेहाफ पे हम लोग माइक्रो कोड्स लिखते हैं और वो एक ही दफा हमारे रोम बायोस के ऊपर या रोम के ऊपर, प्रोग्रामेबल रोम के ऊपर डाटा जो है वो लिखा जा सकता है। बार बार इसके ऊपर हम डाटा जो है वो राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारी अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। is programmable read-only memory PROM that can be erased and reused, यानी एक दफा आप उसको अरेज कर सकते हो और फिर दोबारा उसको रीयूज कर सकते हो। Ensure it caused by shining and instance ultraviolet light through a window designed into the memory chip। आप ये कह सकते हो कि इसमें एक लाइट दी जाती है, उस लाइट के बिहाफ पे आप उसके अंदर वो डाटा राइट करती है और उसके बाद उस डाटे को जो हम जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ओवन मशीन देता हूं। अगर हमारे घर में ओवन है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मेमोरी जो है डिस्प्ले के ऊपर एक टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही वो टाइमर अपना काम कंप्लीट करता है वो ऑटोमेटिकली ओवन को जो है वो स्टॉप कर देता है उस वर्किंग से। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो हम अपनी मर्जी से उसको टाइमर दे रहे हैं, अपनी मर्जी से हम उसको शट डाउन भी कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में आप वहां पे EPROM का जो है वो वर्किंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है जी इलेक्ट्रिकली अरेजेबल PROM। EEPROM is a user modified ROM that can be erased and reprogrammed repeatedly through the application of higher than normal electrical voltage। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये रोम है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर यही रोम जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि आप बार बार उसको राइट कर रहे हो, बार बार उसको अरेज कर रहे हो, बार बार उसके ऊपर डाटा की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अनलाइक EPROM चिप, EEPROMs do not need to be removed from the computer to be modified। However, an EEPROM chip must be erased and reprogrammed in instances non-selectively। वो कहता है कि जब आपका दिल करे आप इसको आसानी से राइट कर सकते हो, आसानी से अरेज कर सकते हो। यानी इसमें आप एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि हम लिफ्ट मशीन है, वो 1 फ्लोर पे जा रही है, 10 फ्लोर पे जा रही है, 50 फ्लोर पे जा रही है, तो वो क्या है, हम अपनी मर्जी से उसके ऊपर डाटा रीड एंड राइट कर रहे हैं। एट अ टाइम डाटा दे भी रहे हैं, एट अ टाइम डाटा अरेज भी हो रहा है। वो जिस फ्लोर पे जा रही है उसी फ्लोर पे वो रुक भी रही है और उसी फ्लोर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो पास भी कर रही है। तो EEPROM इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो रोम डिवाइस है आपकी। किसी का कोई क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी में या बायोस में तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। अभी इसमें हमने कैश मेमोरी जो है वो छोड़ दी है क्योंकि कैशे जो है वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होती है। वो अपने लिहाज से वर्किंग जो है वो साथ के साथ कैशे जो है वो कर रहा होता है। वो आपका प्रोसेसर का भी कैशे है, वो आपके मदरबोर्ड का भी कैशे है, वो आपका माउस का भी कैशे है, वो कीबोर्ड में भी कैशे है। मोस्टली डिवाइसेस के अंदर जो है वो कैश मेमोरी आपकी मौजूद होती है। लेकिन एक वर्चुअल मेमोरी ऐसी है जिसको आप खुद अपनी मर्जी से जो है वो जब चाहे अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो फिजिकली आप इसको जनरेट कर सकते हो। और आपका कंप्यूटर जो है, ये मैंने आपको एक दफ़ा क्लास में भी इसका प्रैक्टिकल करवा दिया था।
a memory management technique where secondary memory can be used if it were a part of the main memory. वो कहता है कि आप सेकेंडरी मेमोरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पार्ट बना के मेन मेमोरी का, यानी उसको एज ए रैम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो. वर्चुअल मेमोरी यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एनेबल कंप्यूटर टू compensate for physical memory storage by temporarily transferring data from RAM to disk storage. वो कहता है कि जी जब ये वर्किंग हो रही होती है, अगर आपकी रैम बिजी हो गई है, यानी आपने 2-3 सॉफ्टवेयर भी रन किए हुए हैं और साथ में आप वर्किंग भी कर रहे हो, तो जो आपकी 4 GB रैम है या 8 GB रैम है या 6 GB रैम है या 12 GB रैम है, वो बिजी हो चुकी है. उसके पास अब वर्किंग करने के लिए कोई डाटा जो है वो पीछे मौजूद नहीं है. तो अब आप क्या करोगे, आप उसके लिए यही करोगे कि फौरन अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकल जो है वर्चुअली हार्ड डिस्क के ऊपर जाके आप एक रैम क्रिएट करोगे, और वो जो रैम है उस जैसे ही वो क्रिएट होगी, सिस्टम आपका रीस्टार्ट होके वो उस वक्त वर्चुअल मेमोरी वर्क कर रही होगी. अब क्या होगा कि अगर रैम बिजी है तो वो वर्चुअल मेमोरी को अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर देगी. जैसे ही रैम फ्री होगी वो डाटा वर्चुअल मेमोरी से वापस लेके आपके सिस्टम के. अब ये इतनी स्पीड में वर्क हो रहा होता है कि हमें जो हम एंड यूजर है, हमें इसका पता नहीं चल रहा होता कि पीछे वर्चुअल मेमोरी ने कब डाटा लिया, रैम ने कब ट्रांसफर किया, रोम इसमें क्या काम कर रहा है. तो ये तीनों मेमोरीज जो है वो आपस में जो है विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में वर्किंग कर रही होती है, और यूजर को इस चीज का पता जो है वो नहीं चल रहा होता. तो वर्चुअल मेमोरी नॉर्मली आप अपने जब भी विंडो इंस्टॉल करो, आप कोशिश किया करो कि साथ ही अपने सिस्टम के ऊपर हार्ड डिस्क में जाके वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्रिएट कर लिया करो, ताकि आपकी रैम जितनी भी है वो 10 GB है, 8 GB है, 6 GB है, 12 GB है, 20 GB है, जो भी रैम है आपके पास वो भी वर्क करे, प्लस आपकी हार्ड डिस्क एज अ रैम जो है वो भी काम कर रही हो. जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है. वो कैसे क्रिएट करते हैं? ओके जी, क्लियर हो गया. अब मैं जो है इसका प्रैक्टिकली जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने लगा हूं. इससे पहले मैं अटेंडेंस शेयर कर रहा हूं. सिर्फ वही स्टूडेंट्स अटेंडेंस बोलेंगे जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो नहीं लगी हुई. बाकी स्टूडेंट जो है वो अपना माइक जो है वो म्यूट पे ही रखेंगे. ये मैंने अटेंडेंस शेयर कर दी है. तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रही है. ये 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक अटेंडेंस नहीं हुई. अब तमाम स्टूडेंट जो है वो एक दफा अपने कैम ऑन कर ले, ताकि मुझे पता चल जाए कि जिन जिन स्टूडेंट्स की मैंने अटेंडेंस लगाई है वो तमाम स्टूडेंट जो है वो इस वक्त क्लासरूम में मौजूद है. तमाम स्टूडेंट्स अपने कैम ऑन कर ले, ताकि इसके बाद मैं प्रैक्टिकल जो है वो वर्किंग तरफ मूव करूं. जी गर्ल्स तीनों की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है. ठीक है, मुझे पता लग गया. ठीक है, तो आपने कैम जो है वो ऑफ कर ले. अब हम जी इसका प्रैक्टिकल जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं. अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे होम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. होम के बाद हम लोग जो करने लगे हैं इंसर्ट से हम लोगों ने पेजेस को भी जो है वो डिस्कस कर लिया था. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेजेस के अंदर टेबल में सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें कि मैं टेबल का आइकन है, इंसर्ट के नीचे ही मेरे पास ये टेबल है, और मैंने इस टेबल को जो है वो ड्रा करना है. तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पे मैंने क्लिक किया. क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी के रोज एंड कॉलम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ये देखिए मैंने अपनी मर्जी से रो एंड कॉलम लिए और ये मैंने जो यहाँ पे ड्रा कर दिए. अब ड्रा करने के साथ ही आप देखें आपकी टैब जो है वो चेंज हो गई है. यहाँ पे देखें एक डिजाइन टैब है आपके पास और एक लेआउट टैब है. ये दो टैब जो है जैसे ही आपने टेबल को ड्रा किया है, ये ड्रा करते साथ ही आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी. तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखें टेबल स्टाइल ऑप्शन, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया. अभी यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये मुख्तलिफ डिजाइन जो है वो अवेलेबल है. मैं यहाँ से कोई भी एक डिजाइन सिलेक्ट करता हूँ. ये मैंने सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाता हूँ, मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ.
जैसे मैंने अभी देखिए कोई भी ऑप्शन जो है वो मेरी चेक्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें डिजाइन में अगर आए, स्टाइल में जाए, तो आपको बिल्कुल सिंपल टेबल जो है वो नजर आएंगे। आप यहाँ से कोई भी टेबल का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं वापिस अगर यहाँ पे जाता हूँ टेबल स्टाइल ऑप्शन में, और मैं यहाँ पे तमाम ऑप्शंस को चेक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने तमाम ऑप्शंस चेक की, तो यहाँ पे मेरे स्टाइल्स में भी असर पड़ा। ये देखिए अब आपके जो स्टाइल है वो चेंज हो चुके हैं। आप इसमें से कोई भी स्टाइल जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। कोई भी स्टाइल जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले लो। अब मैं इस पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे SR नंबर, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा सीरियल नंबर को अब आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आपकी मर्जी चाहे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हो। इसी तरह इसकी अब आपने जो भी इसमें टाइप करना है वो आप डायरेक्टली जो है वो कर सकते हो। अगर आपने कोई रो ऐड करनी है, आप यहाँ पे अपना कर्सर रखें और ये देखिए प्लस का साइन आपके पास आ रहा है, तो आपकी रो जो है वो ऐड हो रही है। अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखें और सिंपल कॉलम को सिलेक्ट करके ऐड कॉलम पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जो कॉलम है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया और डिलीट कॉलम। इसी तरह से आपने अगर रो को डिलीट करना है, जितनी रोज आपने डिलीट करनी है सेलेक्ट करें और डिलीट रोज। आप चाहते हो कि नहीं ये जो दो सेल है ये एक सेल बन जाए, या मैं क्या करता हूं क्लास के नीचे जो है इन दो सेल्स को मैं मर्ज कर रहा हूं। मैं इन दोनों को मैंने मर्ज किया, राइट क्लिक करें और मर्ज कर दें। ये देखिए ये एक ही सेल बन गया है। मार्क्स को मैंने यहां से फिलहाल कट आउट करता हूं, इन दोनों को भी मैं एक ही क्लास बनाना चाह रहा हूं, तो देखिए ये एक ही सेल जो है मेरा बन गया है। अब है इनकी अलाइनमेंट, अगर आप इनकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हो तो आप वापस होम में जाके इनकी अलाइनमेंट जो है वो करोगे। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेंटर, सेलेक्ट सेंटर, अगेन सेलेक्ट सेंटर, और क्लास को सिलेक्ट किया और सेंटर, और यहाँ पे मैं मजीद जो है वो क्लासेस के नेम लिखना चाह रहा हूँ। और इनको भी मैं सेट कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने टेबल में कोई भी काम जो है वो आसानी जो है वो कर रहे हो। इस वक्त ये आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था पैराग्राफ साइन है। आपकी मर्जी आप इनको ऐड करो, आपकी मर्जी आप इनको रिमूव करो। तो ये था तरीका नंबर 1 जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो टेबल आसानी जो है वो ऐड कर सकते हो, उसमें रो लगा सकते हो, उसमें कॉलम ऐड कर सकते हो, उसमें कॉलम को डिलीट कर सकते हो, उसमें रो को डिलीट कर सकते हो, उसमें आप सेल को मर्ज कर सकते हो, कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है, मैं नीचे नेक्स्ट पे जाता हूं, इंसर्ट टेबल। टेबल में यहां पे देखिए फिर दोबारा मेरे पास लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। मैंने इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में आपने अपनी मर्जी के कॉलम एंड रोज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने इसमें देखिए 10 रो एंड 4 कॉलम जो है वो सिलेक्ट किए और मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, अभी आप देखिए कि आपके पास कोई डिजाइन, कोई लेआउट की टैब जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डिजाइन और लेआउट, ये जो डिजाइन और लेआउट है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ये जो डिजाइन और ये लेआउट है, ये ऊपर आप अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे ऊपर टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये टेबल का डिजाइन और लेआउट है। अगर आप यहाँ पे डिजाइन और लेआउट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। लेकिन यहाँ पे जो टेबल और डिजाइन लेआउट है, ये आपको जो ऑब्जेक्ट आप लगाओगे ये उसके लिहाज से आपको जो है वो टैब ऐड होंगी। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये ईच एंड एवरी टाइम ईच ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कमांड जो है वो आपके पास ऐड हुआ करेगी।
तो मैं उसी तरह से फिर दोबारा से ये देखिए सारी ऑप्शन मैंने चेक की, मैंने अपना टेबल सेलेक्ट किया और कोई भी डिजाइन जो है वो मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहां से एक ये डिजाइन जो है वो अप्लाई इसके ऊपर कर दिया। और लिखने का तरीकाकार वही है, कॉलम को ऐड करना है, रो को डिलीट करना है। ये देखिए मैं यहां से रो ऐड भी कर रहा हूं, और मुझे अगर रो डिलीट करनी है मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और रोज को डिलीट भी कर रहा हूं। इसी तरह से अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो वही तरीकाकार है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपका कॉलम ऐड हो गया है। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें और ये कॉलम डिलीट भी आप कर सकते हो। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके जी, होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो रीज्वाइन हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दो तरीका जो है उनको देखे हैं, या आप ये कह लें कि दो स्टेप्स कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग टेबल जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हो। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ये देखिए अगेन इंसर्ट टेबल, अब हमारे पास है जी ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के अंदर आपके पास एक पेन या एक पेंसिल टाइप पॉइंटर जो है वो आपके पास होगा। आपने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड जगह पर चले जाना है और वहां पे अपनी मर्जी से इस टेबल को ड्रा करना है। ये देखिए मैंने टेबल को ड्रा किया है। जैसे ही ड्रा किया है आप देखिए कि डिजाइन के अंदर तमाम आपकी कमांड जो है वो ऑफ हो चुकी हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर्स वाली कमांड है ये ऑन है। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लें, आपको जिस कलर में आपने टेबल ड्रा करना है। आप अपने बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आपका टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से इसमें रोज एंड कॉलम जो है वो जनरेट करता हूं। ये देखिए मैंने ये क्लिक किया, मेरा एक दो कॉलम बन गए। अब मैं यहाँ पे इसी मुझे रोज चाहिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे रोज जो है वो ले लिए हैं। मुझे यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए, तो ये देखिए मेरे पास 3 कॉलम बन गए। तो ड्रा की मदद से टेबल आप अपनी मर्जी का जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने मर्ज करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं चाहता हूँ ये 2 रोज जो है वो मेरी मर्ज हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है, या इसके 2 कॉलम्स बन जाए। तो ये देखिए इसमें 2 कॉलम बन चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे खत्म करना है, ये गलती से बन गया तो मैं यहाँ से अरेजर टूल सेलेक्ट करूंगा और उस बॉर्डर के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो वो जो है वहां से अरेज हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको भी अरेज किया। अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये मेरा एक रो बन गया, जो कि पहले 2 रो थी। तो ये था इंसर्ट टेबल, और टेबल में थर्ड ऑप्शन कि आपके पास तीसरा तरीका है टेबल को ड्रा करने का। अब हम जाते हैं 4th वन की तरफ। मैं दोबारा इंसर्ट में जाता हूं टेबल, और नेक्स्ट हमारे पास है जी 4th वन क्विक टेबल, यानी हमारे पास बने बनाए टेबल पड़े हुए हैं। आप उनमें से कोई सा भी टेबल सेलेक्ट करें। ये देखें इंसर्ट टेबल, पहले हम लोगों ने सिंपल टेबल किया, उसके बाद यहां से हमने इंसर्ट टेबल किया, थर्ड हमने ड्रा टेबल किया, एंड 4th वन इज क्विक टेबल। अब आपके पास टेबल एंड डेटा मौजूद है, आपने जस्ट वहां से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करना है। ये देखें ये मुख्तलिफ टेबल जो है वो बने बनाए पड़े हुए हैं। आपको जोन सा टेबल जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें तो वो टेबल जो है वो आपका ड्रा हो जाएगा। आप उसमें अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीकाकार हैं, जिनकी मदद से आप अपने टेबल्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ड्रा कर सकते हो। अब मैं एक आपको असाइनमेंट असाइन करने लगा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त एंटर हैं वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है 1 पेज की सीवी अपना रेज्यूमे जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसमें आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आप लोगों का टेबल के अंदर आप लोगों ने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, क्योंकि भी आप लोग बैचलर के स्टूडेंट हो, कुछ मास्टर के स्टूडेंट हैं, बैचलर किया है, इंटर किया है और मास्टर कर रहे हो। ये तमाम इंफॉर्मेशन, आपकी हॉबीज क्या है, आपका अगर कोई आपने कहीं पे जॉब की है तो उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस,
1 पेज रेज्यूमा और 1 पेज सीवी जो है विद पिक, ये आप लोगों ने बनानी है। और यहाँ पे मैं ईमेल जो है वो शेयर कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, और या इस ईमेल के ऊपर जो है वो मुझे आप लोगों ने सेंड कर देनी है, itteacher1978@hotmail.com। ये इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे अपनी 1 पेज रेज्यूमा सीवी जो है वो कल लेक्चर के एंड तक आप लोगों की तमाम स्टूडेंट्स की मेल जो है वो मुझे आ चुकी हो, itteacher1978@hotmail.com। 1 पेज का सीवी आप लोगों ने बनाना है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने होम पढ़ा है। होम में से आप लोगों ने टेक्स्ट, हेडिंग्स, कलर्स इसको इस्तेमाल करना है। इंसर्ट में से हम लोगों ने कवर पेज, ब्लैंक पेज और टेबल। और टेबल को मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो अपना क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिग्री का नेम हो जाएगा, यहाँ पे ईयर कंप्लीशन ईयर आ जाएगा, यहाँ पे आपके ग्रेड्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स और ग्रेड कर ले, या मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स एंड ग्रेड कर ले। इसी तरह से आप लोगों ने नीचे आपकी हॉबीज आ जाएगी, ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह से आपने सीवी बना के मुझे कल इस ईमेल तक, यानी कल का जो लेक्चर है उसके एंड तक आपकी तमाम स्टूडेंट्स की 1 पेज सीवी जो है वो मुझे मिल जाए। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी जी, वर्चुअल मेमोरी को कैसे क्रिएट करते हैं? वर्चुअल मेमोरी का जी मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवा देता हूँ। दोबारा से मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप गौर से देखिएगा। हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मेमोरी। ये देखें, मैं माई कंप्यूटर पे गया। माई कंप्यूटर पे आपने प्रॉपर्टीज में जाना। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके, मैंने दिस पीसी पे जाना है, या यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के पास माई कंप्यूटर लिखा होगा, कुछ के पास दिस पीसी लिखा होगा, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कौन सी विंडो है। आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों ने जाके यहाँ पे देखें एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसमें चले जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अगेन ये देखें कंप्यूटर हार्डवेयर एडवांस, ये जो डायलॉग बॉक्स आया सिस्टम प्रॉपर्टी का, इसमें एडवांस में जाना है। एडवांस में पहले नंबर पे ही आपके पास ये देखें एंड पे लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी प्रेफरेंस के अंदर, इसकी सेटिंग में जाना है। तो इसकी ये सेटिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। इस सेटिंग के अंदर आपके पास अगेन एडवांस का टैब है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस वक्त आपके पास जो रैम है वर्चुअल मेमोरी, इसकी चेंज ऑप्शन पे आपने जाना है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लोगों ने इसको अनचेक करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक साइज जो है वो डिक्लेयर है। आपने इसको अनचेक करना है, और अब आपने ड्राइव सेलेक्ट करनी है कि आप किस ड्राइव की वर्चुअल मेमोरी जो है वो बनाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल सी पे बनाना चाह रहा हूं, तो आपने कस्टम में जाना है। यहाँ पे मिनिमम 3000 इट मीन्स कि आपकी 3 GB है, और मैक्सिमम 5000 इट मीन्स कि आपने 5 GB जो है वो वर्चुअल मेमोरी को दे दिया है। जब आपकी रैम बिजी हो जाएगी तो ये क्या होगी, रैम ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर लेगी। आपने यहाँ से सेट कर देना है। ये देखिए आपकी मेमोरी जो है वो इसका साइज बढ़ चुका है, पेजिंग का साइज भी बढ़ गया है। अब आप जैसे ही ओके करोगे तो वो कहेगा जी आपका सिस्टम रीस्टार्ट करना है। मैं फिर अगेन ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आपके सिस्टम की जो वर्चुअल मेमोरी है वो 3 to 5 GB जो है वो बन चुकी है। अब जैसे ही आपके सिस्टम की रैम बिजी होती है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से आपकी मेमोरी जो है वो उठा लेगी। क्लियर हो गया सबको?